गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ठोसों की द्रव में विलयता। आज जो अपन का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गैसों की द्रव में विलयता। यानी कि जिस तरह से ठोस को डिजोल्व करते हैं वैसे ही क्या है, गैसें है ना वो भी क्या होती है, द्रव में डिजोल्व होती है। जैसे इसके एक कॉमन एग्जांपल की बात करें तो जितने भी क्या होते हैं जलीय जीव होते हैं तो वो क्या है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन वायु के रूप में प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है वो जल में क्या होती है, घुलित होती है। इसी तरह CO2 भी क्या हो जाती है, जल में घुल जाती है। द्रव में या जल में जो गैसें क्या होती है, डिजोल्व होती है। उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसको अवशोषण गुणांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा, अवशोषण गुणांक के द्वारा। अब ये अवशोषण गुणांक क्या होता है, देखो यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, किसी गैस का घन सेमी में आयतन, किसी गैस का घन सेमी में आयतन जो एक घन सेमी जल में घुला हो, जो एक घन सेमी जल में घुला हो क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। जैसे समझो इसको, अपने पास ये कोई कंटेनर है पात्र और इसमें अपने सपोज करते हैं कि यहां पर 10 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर इसमें जल घुला हुआ है, इसमें 100 मिलीलीटर जल भरा हुआ है और इस पर कोई गैस, मान लो जैसे यहां पर NH3 या यहां HC ले लेता हूं, तो इस 100 मिलीलीटर निश्चित विलायक के आयतन में जितनी गैस क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, वो इसका क्या होगा, अवशोषण गुणांक होगा। क्या होगा, अवशोषण गुणांक। जैसे मैंने क्या बताया यहां पे कि किसी गैस का घन सेमी में आयतन, किसी गैस का घन सेमी में आयतन जो एक घन सेमी जल में घुला हो क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब बात करते हैं यानी कि गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों की, यानी कि कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं गैस की विलयता। जैसे ठोस में हमने पढ़ा था कि एक तो विलय और विलायक की प्रकृति पे विलयता निर्भर कर रही थी, दूसरा किस पर निर्भर कर रही थी, ताप पर निर्भर कर रही थी। अब यहां यदि बात करें तो यहां पे प्रभावित करने वाले कारक कितने हो जाएंगे, अपने 4 हो जाएंगे। ध्यान से देखना, जैसे पहले कारक की यदि मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है यहां पर, गैस की प्रकृति, यानी कि गैस की प्रकृति के आधार पर विलयता किस प्रकार से प्रभावित होगी। जैसे मान लो सबसे सिंपल सी बात इसकी है कि जो गैसें विलायक से अभिक्रिया कर लेती है, क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है, या उसमें आयनित हो जाती है, या उसमें क्या हो जाती है, आयनित हो जाती हैं, उनकी जो विलयता है ना, सोल्युबिलिटी, वो क्या होती है, अधिक होती है। उनकी विलयता क्या होगी, अधिक होगी, सोल्युबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे यहां पे अपने एग्जांपल की बात करें, यहां पर ये NH3 है और इसकी यदि मैं जल के साथ अभिक्रिया करवाता हूं H2O के साथ, तो आपको पता है यहां पर अमोनिया जो है जल के साथ क्या कर लेती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है। दूसरी चीज ये इसके साथ अभिक्रिया भी कर लेती है, इसके साथ क्या करती है, अभिक्रिया। और अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे NH4OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH4OH। आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और ये H2 है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा, OH नेगेटिव आयन बनेगा। ये H पॉजिटिव आयन जो बना है इसको नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा लोन पेयर दिए जाएंगे, जिससे क्या बनेगा, अमोनियम आयन बनेगा NH4 पॉजिटिव, और ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, NH4OH। यानी कि इस विलायक के साथ अभिक्रिया कर यौगिक बनाने के कारण इसकी सोल्युबिलिटी है वो क्या होगी, अधिक होगी। इसी तरह देखो, जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास क्या हो, SO3 हो और इसकी भी रिएक्शन करवा दें अपने किसके साथ, H2O के साथ, तो आपको पता है SO3 इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये गैस थी, ये अपना सोलवेंट था और इन दोनों के बीच में क्या हुई, अभिक्रिया हुई और क्या बन गया, यौगिक बन गया। तो जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेती हैं, यौगिक बना लेती हैं, उनकी विलयता है वो क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर है बात। अब देखो मैंने क्या बताया कि गैस की विलयता को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, अवशोषण गुणांक के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, अवशोषण गुणांक के। अब यहाँ पे देखो अवशोषण गुणांक की यदि हम बात करें तो एक घन सेमी जल में
गैसों के अवशोषण गुणांक का क्रम, अवशोषण गुणांक का क्रम, गुणांक का क्रम, यानी कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको क्या देंगे, 5 या 6 गैसें दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इनको अवशोषण गुणांक के घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में लिखो, आपको ये बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एक क्रम लिखा रहा हूं और ये क्रम आपको याद रखना है। जैसे देखो यहां सबसे ज्यादा जो है वो जो अवशोषण गुणांक का मान है वो किसका होता है, अमोनिया का होता है। किसका होता है, अमोनिया का। क्यों, आपको पता है कि जल के साथ एक तो ये क्या कर लेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगी, हाइड्रोजन बंध बनाएगी। सबको पता है हाइड्रोजन बंध कैसे बनते हैं, जैसे यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन होगी, ये हाइड्रोजन होगी और ये क्या होगी, हाइड्रोजन इसकी, और ये लोन पेयर दिखा दी मैंने। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, इधर H और इधर H। तो आपको पता है यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ी हुई है और ये हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ी हुई है। तो इस पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे आंशिक नेगेटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पे आंशिक पॉजिटिव, आंशिक नेगेटिव और इस पर आंशिक पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में एक दुर्बल फोर्स होगा और उस वजह से ये एक दूसरे के क्या देंगे, पास हो जाएंगे। दूसरी बात अभी आपको बताया था कि ये NH3 जल के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, NH4OH बनाती है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके साथ अभिक्रिया करने के कारण अमोनिया का अवशोषण गुणांक है वो क्या होता है, अधिक होता है। अब उसके बाद देखो दूसरा क्रम किसका आता है, तो इसके बाद ये जो दूसरा नंबर है वो किसका हो गया, HCl का हो गया। तो ये भी क्या करेगी, इसके साथ अभिक्रिया करेगी। फिर उसके बाद में SO2, उसके बाद में H2S, उसके बाद में CO2, उसके बाद में एथाइन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन और उसके बाद में हाइड्रोजन, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। अब आपको पता है ये क्या होती है, नॉन पोलर होती है। क्या होती है, नॉन पोलर, अध्रुवीय होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इधर जो इनका क्रम रहता है ना नॉन पोलर में, ये इनका क्रम जो है अवशोषण गुणांक का किस पर निर्भर करेगा, इनके अणुभार पर निर्भर करेगा। आपको पता है कि जितना अणुभार क्या होगा, ज्यादा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स है जो उतने अधिक अट्रैक्टिव होंगे और इस कारण यानी कि इनके अवशोषण गुणांक का क्रम क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब ये सभी को पता है कि ये O2 है, इस ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो विलेयता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ जो बंधुता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ अधिक विलेयता है वो क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ध्यान रखिएगा क्या, इन गैसों के अवशोषण गुणांक का क्रम क्या होगा। देखो सबसे ज्यादा कौन, NH3, उसके बाद कौन, HCl, उसके बाद कौन, SO2, उसके बाद कौन, H2S, उसके बाद कौन, CO2, उसके बाद एथाइन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद में H2। तो ये बात होगी अपनी किसकी, गैस की प्रकृति की। क्या याद रखना है कि जो गैसें जल के साथ अभिक्रिया करेंगी और अभिक्रिया करके यौगिक बना लेंगी या विलायक में क्या होंगी, आयनित हो जाएंगी, उनकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। और फिर उसके बाद में आपको क्या बता दिया, अवशोषण गुणांक का क्रम बता दिया। अब सेकंड नंबर देखो क्या आता है इसमें, विलायक की प्रकृति। क्या आती है, विलायक की प्रकृति। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि लाइक डिजोल्व लाइक, क्या बताया था कि समान को गोलता है, समान को गोलता है। इस बात का अर्थ क्या होगा कि मान लो ये गैस है HCl और आपको पता है ये क्या होती है, ध्रुवीय होती है। क्या होती है, ध्रुवीय। और इसको मैं डिजोल्व कर रहा हूं किसमें, H2O में। तो आपको पता है ये भी क्या है, ध्रुवीय है। तो यहाँ पे गैस और सॉल्वेंट दोनों की प्रकृति है वो क्या है, समान है और इस कारण ये इसकी जो सोल्युबिलिटी है, इसकी जो विलेयता है वो H2O के साथ क्या होगी, अधिक होगी। यदि मैं इसी जगह इसी HCl को किसके साथ ले लूं, बेंजीन द्रव के साथ ले लूं, C6H6, और आपको पता है ये क्या होता है, अध्रुवीय होता है। क्या होता है, अध्रुवीय। या यहाँ पे मैं CCl4 ले लूं तो ये भी क्या होता है, अध्रुवीय होता है। और ये क्या है, ध्रुवीय, और ये क्या हो गया, अध्रुवीय। तो इन दोनों की प्रकृति क्या नहीं हुई, समान नहीं हुई, तो ये इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा। तो बस इसमें इतनी ही बात है। नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी, ताप की।
अब ताप की यदि हम बात करें तो देखो, जैसे ये अपने पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड में ये गैस के मॉलिक्यूल घुले हुए हैं। अब क्या किया जाता है, यदि इस द्रव को गर्म किया जाता है, इस द्रव को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो इन गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा या जिसको मैं बोल दूं क्या, स्थानांतरण ऊर्जा, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और गतिज ऊर्जा या स्थानांतरण ऊर्जा यदि इसकी बढ़ेगी तो ये इस जल को छोड़ करके ये गैस के जो अणु है वो बाहर की ओर क्या कर देंगे, गमन कर देंगे, यानी कि जल में से गैस है वो क्या होगी, बाहर होगी। यानी ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में जो विलेयता है वो क्या होती है, घटती है। आपने देखा होगा कि जो तालाब होता है ना, तालाब, उसमें जो जलीय जीव होते हैं, दोपहर के टाइम यदि आप लोग जाओगे तो उस दौरान क्या होता है, जितने भी जलीय जीव होते हैं वो आपको किनारों पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे, किनारों पर। क्यों, क्योंकि दोपहर की गर्मियों के दिनों में, दोपहर के टाइम में पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन है वो क्या होगी, बाहर होगी, यानी कि जल में ऑक्सीजन की क्या आएगी, कमी आएगी। और इस कारण यानी कि वो श्वसन क्रिया संपन्न करने के लिए कहाँ आ जाते हैं, किनारों पर आ जाते हैं। और सुबह के टाइम यदि आप लोग देखते हो तो वो आपको किनारों पर नहीं मिलते हैं। क्यों, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, गैस की विलेयता घटती है, उनको श्वसन क्रिया में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, और इस वजह से वो श्वसन क्रिया को संपन्न करने के लिए कहाँ आते हैं, किनारों पर आते हैं। तो सिंपल सी बात थी। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता है वो घट जाती है, क्यों? तो आप क्या बोलोगे कि ताप बढ़ाने पर गैस की गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और इस कारण वो विलायक को छोड़ करके उससे क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो इसके कितने पॉइंट हो गए अपने, 3 पॉइंट हो गए। गैस की प्रकृति हो गया, विलायक की प्रकृति हो गया, और एक ताप हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है क्या, दाब। और यही जो कारक है वो सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसकी बात करूं, यदि मैं दाब की बात करूं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देखो, इसमें क्या है कि एक हेनरी नाम का वैज्ञानिक था। कौन था, हेनरी। और इस हेनरी ने क्या बताया, इस हेनरी ने यह बताया कि किसी भी गैस की जो द्रव में विलेयता है या घुली हुई गैस की जो मात्रा है वो उस पर आरोपित दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। उस पर आरोपित दाब के क्या होती है, समानुपाती। यानी कॉमन सेंस की बात है। जैसे ये कोई पात्र है, इसके अंदर ये द्रव भरा हुआ है और ये गैस की क्या है, अणु है। ये गैस के मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं मैं इसे, और यदि आपको पता है इसको क्या किया जाएगा, प्रेशर किया जाएगा, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो गैस के अणु है वो क्या है, पास आएंगे। आपको पता है गैस की जो प्रकृति होती है वो कौन सी प्रकृति होती है, संपीड्य प्रकृति होती है। पास आएंगे तो ये पहले तो मान लो कि यहां तक थे गैस के अणु, यानी कि ऊपरी स्तर पर थे, और दाब बढ़ने के कारण यानी कि ये और नीचे की ओर आएंगे, और जिससे क्या है, इसकी जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि गैस की मात्रा जल में क्या होगी, अधिक घुलेगी। यानी कि यहाँ पे गैस की मात्रा को यदि मैं किससे प्रदर्शित करता हूं, स्मॉल m से प्रदर्शित करता हूं, और दाब को यदि मैं किससे प्रदर्शित करता हूं, p से प्रदर्शित करता हूं, तो हेनरी का नियम अपने को क्या कहता है कि m समानुपाती है वो क्या होगा, p होगा। m समानुपाती है वो किसके होगा, p। यानी कि घुली हुई गैस की जो मात्रा है वो किसके, उस पर आरोपित दाब की क्या होगी, समानुपाती होगी। और यहाँ पे जो सोलवेंट होता है ना, ये क्या होता है, फिक्स अमाउंट होती है, इसकी क्या होगी, फिक्स अमाउंट। तो इसकी डेफिनेशन यदि मैं बोलूं हेनरी नियम की, तो हेनरी नियम की डेफिनेशन क्या होगी, देखो हेनरी नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, क्या स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, मान लो जैसे अपने पास कोई कंटेनर है, कोई पात्र है, और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, इकाई आयतन मान लेते हैं। तो क्या बोला मैंने, टेम्परेचर क्या है इसका, फिक्स है। इस सॉल्वेंट का जो आयतन है वो क्या है, इकाई मान लिया हमने,
में विलेय गैस की मात्रा, गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, स्मॉल m। विलेय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर, यानी कि जो गैस है, गैस की जो मॉलिक्यूल है वो इस विलायक की सतह पर क्या करेंगे, दाब डालेंगे। विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में गैस द्वारा लगाई गई दाब के क्या होती है, समानुपाती। ये है हेनरी लॉ, यानी आपको डेफिनेशन इसकी याद होनी चाहिए। अब उसके बाद में देखो, इसी डेफिनेशन के आधार पर इसका डेरिवेशन करते हैं और उसी के आधार पे क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने से। तो इसमें देखो क्या बताया है, गैस की मात्रा, यानी कि गैस की मात्रा, ये होगी गैस की मात्रा, और इस गैस की मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। दूसरी चीज, गैस द्वारा लगाए गए दाब और दाब को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, P से। और गैस की मात्रा इस दाब के क्या है, समानुपाती है। गैस की मात्रा इस दाब के क्या है, समानुपाती है। तो इस बात को अपने ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं ना, m समानुपाती P। क्या बोलेंगे इसको, m समानुपाती P। अब देखो यहां पर ये जो सोलवेंट है, और सोलवेंट के रूप में किसको लिया हुआ है, H2O को लिया हुआ है। सोलवेंट के रूप में किसको लिया हमने, H2O को लिया हुआ है। और इसमें यदि घुलने वाली गैसें एक से क्या हो, अधिक हो, जैसे मान लो कि कोई गैस A B C, 3 प्रकार की क्या हो, गैसें हो, तो इस पर यानी कि जो गैसों का कुल दाब जो होगा ना, गैसों का कुल जो दाब होगा वो इनके आंशिक दाब के क्या होगा, आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। ठीक है, या उस कंडीशन में क्या किया जाता है, प्रत्येक गैस का मोलस काम में लिया जाता है। क्या किया जाता है, यानी कि गैस की जो मात्रा है ना वो किसके द्वारा ज्ञात की जाएगी, मोलस के द्वारा। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, गैस की मात्रा m की जगह किसको ले लेता हूं मैं, इसकी जगह मोलस को ले लूंगा। किसको ले लूंगा, मोलस। और आपको पता है मोलस पीछे आपको करवाया है, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये जो अपना मोलस है ये समानुपाती होगा किसके, P के, और ये x, यानी P समानुपाती किसके है, इस गैस के मोल अंश के, किसके है, गैस के मोल अंश के। अब ये निशान हटाने के लिए मैं यदि यहाँ पे क्या करता हूं, एक नियतांक काम में ले लेता हूं, यानी P बराबर KHX गैस, KHX गैस। और ये जो KH है ना, इस KH को बोला जाता है हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक। क्या बोलेंगे, हेनरी नियतांक बोलेंगे। या इस चीज को अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि KH बराबर अपना क्या हो जाएगा, P बटा X हो जाएगा। यानी ये KH बराबर P बटा X, ये तो क्या हो गया, गैस का दाब हो गया, और ये गैस का क्या हो गया, मोलस हो गया। अब यहां पे एक चीज देखो, ये KH समानुपाती है किसके, P के, और यदि दाब क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तो KH व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, X के, किसके, X के। तो अब ध्यान से सुनना, यहां एक बात बोल रहा हूं मैं, और वो क्या बोल रहा हूं कि KH का मान जिन गैसों के लिए क्या होता है, अधिक होता है। KH का मान जिन गैसों के लिए अधिक होता है, उनकी द्रव में विलेयता है वो क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम। और KH का मान जिन गैसों के लिए क्या होगा, कम होगा, यानी हेनरी नियतांक का मान क्या होगा, कम होगा, तो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्लियर है बात। अब इसके ऊपर क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं जो अभी अपने कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या सीमाएं हैं, इसकी 4 सीमाएं हैं जो इस व्यंजक के आधार पर अपने लिख सकते हैं। 4 सीमाएं कौन कौन सी होंगी, देखो, यानी कि यहाँ पे गैस की जो विलेयता है इसकी यदि मैं बात करूं, तो पहली सीमा यहाँ पे ये होती है कि जो दाब है ना, दाब P बहुत अधिक नहीं होना चाहिए।
यानी कि गैस पर आरोपित जो यानी कि दाब है वो क्या नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, यानी कि ताप जो है, टेम्परेचर, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो इसकी सीमा है ना वो यानी कि जो हम गैस ले रहे हैं ये गैस विलायक के साथ, ये गैस विलायक के साथ है अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, विलायक के साथ क्या नहीं करनी चाहिए, अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। और चौथी बात, यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि हेनरी नियम की लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं लिखिए, तो हेनरी नियम की ये क्या है, सीमाएं है। यदि इनसे कुछ भी अलग होता है तो हेनरी नियम वहां पे लागू नहीं होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।